आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का खास कार्यक्रम इनसे मिलिए। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपको अपने स्टूडियो में जिसे हमने आमंत्रित कर रखा है, अपने नाम परिचय का मोहताज नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह, जो आज हमें अपने बीते हुए कल के बारे में भी बताएंगे और अगली उम्मीदें जो उन्होंने एक हौसला बना रखा है, एक गोल सेट कर रखा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए आपको हम सीधे रूबरू कराते हैं अपने साथी, अपने अतिथि नीतीश कुमार सिंह से। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहली बार आपका आगमन हुआ है यूरोप से लौटने के बाद, तो बहुत हमारे दर्शक भी बेताब हैं आपसे बात करने को, आपको सुनने के लिए। और सबसे पहले हम दो लाइनें, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तहान भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ऐसे ही हैं हमारे अतिथि आज के नीतीश कुमार। नीतीश जी, सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में अपना परिचय आप दें हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अमेज न्यूज़ का मुझे इनवाइट करने के लिए इस इंटरव्यू में। और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और एक एडवेंचर फिल्म मेकर भी हूँ। और अभी तक मैंने भारत की कई ऊंची पर्वतों को और 2 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत भी फतह कर चुका हूँ। और मैं एक स्पोर्ट्स क्लाइंबर भी हूँ और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया हूँ मैं। जी, इससे भी पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे कि ये तो जानकारी है कि आप गोरखपुर के, बेसिकली आप गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, गांव क्षेत्र से भी आपका नाता रहा है, और दिल्ली तक के आपने पढ़ाई, शैक्षिक पठन पाठन भी आपने किया है। तो जैसा कि हमने सुना कि हाई स्कूल पढ़ने के लिए आप उत्तराखंड गए जी, फिर इंटरमीडिएट शायद आप गोरखपुर में आपने किया, फिर अगली पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर जाना पड़ा। तो ये 3 जगहों पर ऐसा कोई खास वजह रही? जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर तरीके के पड़ाव आते रहते हैं। तो कभी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी चीज़ें ठीक चलती हैं, फिर कठिनाइयाँ आती हैं। तो मेरे जीवन में भी संघर्षों भरा रहा है, और अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, 99 में शहीद हो गए वो। तो सारा कुछ माता जी ने संभाला, 5 बच्चों को पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो शिक्षा के लिए हमें माता जी ने बाहर भेज दिया, मुझे और मेरे छोटे भाई दीपक को। अच्छा। और 6th to 10th मैं आर्मी स्कूल रुड़की में पढ़ा हूँ। ओह, इस वजह से उत्तराखंड में है। फिर वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, घर में थोड़ी परेशानी थी पैसों की। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि 11वीं और 12वीं की परीक्षा तो ऐसी है कि आपको पढ़ना है, नंबर लाने हैं, उसके बाद आपका कॉलेज होता है। तो स्कूल और बाकी चीज़ों पे तो थोड़ा डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक। तो इन्हीं कारणों की वजह से, थोड़ी पैसों की दिक्कतों की वजह से मुझे जुबली में एडमिशन लेना पड़ा। और अच्छा, आप जुबली प्रोडक्ट हैं? जी, तो 2 वर्ष मैं जुबली में था। 11th और 12th कॉमर्स से पढ़ाई की मैंने जी। और मैं जुबली का 2nd टॉपर भी रहा हूँ। ओके। और मैं जुबली से फिर निकला, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचा, क्योंकि कहीं ना कहीं थी कि एक बेटर एजुकेशन लेनी है, और समाज के लिए और अपने लिए और माता जी के लिए, हर किसी के लिए करना था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने BCom किया 2019 में जी। और अभी भी मेरी पढ़ाई चली रही है। अच्छा। और अभी मैं MBA कर रहा हूँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। ओह जी जी। यानी कि ये क्लाइंबिंग के साथ साथ पठन पाठन ये संभव है? कहते हैं ना कि किसी भी फील्ड में हो आप, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि बहुत पावरफुल है, उस चीज़ की आपको हमेशा होनी चाहिए। तो सीखने की इच्छा तो बचपन से ही रही है, तो पढ़ाई को तो छोड़ना मुमकिन नहीं है। सीखते रहो, हर फील्ड में रहो, जिस भी फील्ड में रहो, जितना एक्सप्लोर करो उतना ज़्यादा अच्छा है। नीतीश जी, आगे की मुख्य बातों को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल रह जा रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका ये इंस्पिरेशन कब से जागा और कैसे ये बातें आई कि आपको पर्वतारोही बनना है? ज़िंदगी में कहते हैं ना कि हर एक चीज़ कभी ना कभी कोई चीज़ स्ट्राइक कर जाती है, तो वो चीज़ें चुभ जाती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक रिजेक्शन था, जिसने मुझे आगे पुश किया कि और बेटर करने के लिए। तो एक चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में था। तो एक एडवेंचर क्लब सोसाइटी हुआ करती थी। अच्छा। तो वहाँ पे मैं गया था कि घूमने का शौक़ चूँकि बचपन से था, उत्तराखंड में था, तो साल में एक बार छुट्टी मिलती थी। तो कहीं ना कहीं ये होता था कि घर आने में 13 घंटे लगते हैं,
तो 13 घंटे व्यर्थ ना करके कहीं शिमला, कभी ऊपर चंडीगढ़, तो ट्रैवलिंग का शौक था। जब कॉलेज में आया, एडवेंचर क्लब सोसाइटी थी, इंटरव्यू दिया, सब कुछ सही था, मुझे निकाल दिया गया। और उस सोसाइटी में एडवेंचर के लोग कोई नहीं थे, सिर्फ जिन्हें एडवेंचर का ए भी नहीं पता था वो लोग थे। और मुझे निकाला क्यों गया? इसलिए निकाला गया कि शायद मैं ज़्यादा जानता था। और उन्हें ऐसा चाहिए था, थोड़ा पॉलिटिक्स होता है हर जगह पे, कि उन्हें ऐसा चाहिए था कि जो हम बोले वो वही चीज़ें हों। तो पेपर वर्क में सारी चीज़ें थी, मुझे निकाल दिया गया। 2-3 बार मुझे बोला गया कि हो कौन तुम, जाओ पहले कुछ करके दिखाओ, ये वो सारी चीज़ें। तो एक दिन ऐसे ही कॉरिडोर में था और मैंने सर से बोला, सर एक बार टीम मेंबर ही ज्वाइन करा लीजिए। तो बहुत गंदे लहजे में बोला कि हो कौन तुम, पहले जाओ स्पॉन्सर लेके आओ, पहले कुछ करके आओ। तो कहीं ना कहीं आंखें नम हो गई। और उसी कॉरिडोर में से जब निकला, मैंने बोला अब मैं जवाब नहीं दूंगा, वक्त जवाब देगा। और वही चीज़ को लेके फिर मैंने प्रैक्टिस की, सर्च किया। फिर माउंटेनियरिंग फील्ड में मैं एवरेस्ट बेस कैंप गया, वहाँ से फिर वापस आया, मैंने स्टॉक कांगड़ी क्लाइंब किया। फिर मैंने नेशनल खेला स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में, और उत्तर प्रदेश का मैं इकलौता और प्रतिनिधित्व भी किया मैंने वहाँ पे इंदौर में। और फिर आप बात नहीं मानेंगे सर, 2019 में एडवेंचर क्लब सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट था। अरे वाह। जिसने मुझे निकाला था उसी ने मुझे बुलाया और उसी ने मुझे उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बुलाया। अरे वाह। तो वो कहीं ना कहीं वक्त इतना बलवान था कि मुझे बोलना नहीं पड़ा, वक्त ने जवाब दिया। और उसी चीज़ को मैं पकड़ते पकड़ते मैंने पर्वतारोहण को अपनी फील्ड में शामिल किया। तो टर्निंग पॉइंट वही था, आपके जो एचओडी थे वही। मैं इवन थैंकफुल हूँ उन सर का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें अगर नहीं बोलते तो आज मैं इस शिखर पे यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब आइए, बहुत आसान नहीं है पर्वतारोहण, ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा, या जो क्लाइंबिंग का शौक रखते हैं उन्हें पता है। तो कुछ एक आध ऐसे संस्मरण अगर आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को, तो कितना मुश्किल है। मुश्किल की बात करूँ तो जीवन में कोई सा भी कार्य करिए, मुश्किल तो आती ही रहती हैं हर तरीके से। बट एक पर्वतारोहण में जैसे आपको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके की आपको ज़रूरत होती है। तो मेरे जीवन में भी बहुत परेशानियां हुई हैं, मैं भी बहुत बुरे फेजेस से गुजरा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे आगे जब बढ़ना होता था तो हर तरीके से, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी तो मेरा कैमरा बिका, मैंने दोस्तों से उधार लिया पहाड़ चढ़ने में। ये तो हो जाता था ऑन ग्राउंड। जब मैं पहाड़ पे पहुंच जाता था तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट से लड़ना पड़ता है, वेदर खराब होती है, -20 -30 डिग्री का टेम्परेचर होता है, आपको लोड उठाना पड़ता है। कितनी बार आप हताश हो जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं आपके पीछे कि हमें करना है, क्योंकि बहुत लोगों की आशाएं हैं पीछे। ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती हैं और मैं खुद भी 4-5 बार मौत के मुंह से निकला हूँ। ऐसा भी हुआ? खुद कितनी बार, एक बार तो मैं खाई में भी गिर गया था जब मैं लद्दाख में था। तो मैं तो एकदम करीब से देखा हूँ। तो प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन ऊपर वाले की और हर किसी का सहयोग रहा है तो मैं आज यहाँ पे। बहुत मौत का भी सामना आपने किया है इस दौरान। अभी तक कितनी प्रसिद्धियाँ जो आपको मिली हैं, तो उसमें कौन कौन से आपने अभी तक क्लाइंबिंग किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाना है? मैं अभी तक टोटल 8 पर्वतों को शिखर पर जा चुका हूँ। अच्छा जी। और अभी मैं जनवरी में ही माउंट किलीमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसे फतेह करके आया हूँ। और अभी हाल में मैं 15 अगस्त को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस, जो कि 18,510 फुट है, उसे फतेह करके आया हूँ। अक्सर होता ही है कि जब आदमी कोई मिशन लेके चलता है तो कोई ना कोई उसके पीछे मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। तो किन उद्देश्यों को लेकर ये आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं? मैं इस पर्वत को 3 मुख्य उद्देश्य लेकर क्लाइंब किया हूँ, जो कि जिसमें एक वैश्विक महामारी, जो कि एक बहुत बेसिक सी चीज़ है एक महिला के लिए, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए हर एक आदमी को आगे आके। और वैश्विक महामारी एक बहुत बड़ा टैबू है अपने इस देश में जी। तो इसे लेकर, और दूसरा मैंने ये ट्रिब्यूट दिया था पर्वत की जितनी भी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स और जो पुलिस और जो जिन्होंने भी इस कोरोना महामारी में हमारे साथ थे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए वो हमेशा खड़े रहे थे, उनको ट्रिब्यूट दिया। और इस पर्वत को मैं, तीसरा मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि मैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो तीसरा वर्ग है,
उसके लिए क्लाइम किया था, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मानना ये जरूर है कि हर किसी का खून लाल है, हमारा भी लाल है, उनका भी लाल है, तो इन सारी चीज़ों में भेदभाव क्यों है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात, इसे लेके मैं क्लाइम किया। बहुत उच्च विचार है आपके। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बातें सोचना ये मामूली बात नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं तो ये तय है कि हमारे जिस देश, जिस मिट्टी से आपने जन्म लिया है, वहाँ आप कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करना है, ये ऐसा दिखता है। तो अब आइए, जिस तरीके से बात हो रही थी माउंट किलिमंजारो, सबसे पहला आपने इस एवरेस्ट को, इस माउंटेन को आपने कवर किया। वो दौर था जब कोरोना का पहला काल लगभग अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, या कह लीजिए कि थोड़ी राहत मिली थी। तो ये आपको जरा भी भय नहीं लगा कि हम इस नई यात्रा पर एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं और इतना बड़ा संकट विश्व समुदाय के सामने है, तो ऐसा कुछ? हर एक चीज़ में सर परेशानी आती है। डर मुझे भी था कोरोना का, सारी चीज़ों का, बट कहीं ना कहीं हर तरीके का प्रिकॉशन और हर एक चीज़ों को लिया था मैंने। और ये 26 जनवरी को मैंने फतह किया माउंट किलिमंजारो इसी वर्ष जी। और मन में लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा था कि फतह करना है इसे। प्रॉब्लम्स भी आई, अड़चने भी आई हर तरीके से, बट सारी चीज़ों का जब आप पालन करके चलते हैं किसी भी पर्वत को क्लाइम करने के लिए, और जब लोगों का साथ रहता, सहयोग रहता, तो वो चीज़ें ज़रूर फतह होती हैं। और मैं किलिमंजारो फतह किया, और इस पर्वत से मैंने पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 3rd जेंडर, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसके लिए क्लाइम किया। और उसके लिए मुझे सपोर्ट किरण नंदगिरी दीदी ने किया था। अच्छा। और इस पर्वत को फतह करने के बाद जब मैं वापस आया तो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे कोई बात नहीं करना था। ठीक बात। जो संदेश दिया, जब मैं लोगों से इंटरेक्ट किया, मीडिया से बात किया, जो कहानी मैंने दीदी की सुनी थी, वो चीज़ें जब मैं सामने लोगों के आए कि मेरे चढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करती हैं, तो आप लोगों को भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी में चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया। अगर 10 लोगों का भी होता है तो मेरा मानना है कि जीवन में अगर मैं किसी एक व्यक्ति का भी सफल बना देता हूँ या थोड़ा एक चेंज ला सकता हूँ पॉजिटिव, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, किलिमंजारो की बात हो रही है तो आमतौर पर जो मुझे जानकारी है कि समुद्री सतह से हाइट, किसी भी पर्वत की हाइट नापी जाती है, तो वो जो आपने कवर किया, वो कितनी हाइट आपने कवर किया किलिमंजारो की? 5835 मीटर की हाइट है। क्योंकि होता क्या है कि एक पर्वत तक अगर आपको पहुंचना है तो कम से कम आपको 15 से 20 पर्वत क्लाइम करने पड़ते हैं। लोगों का थोड़ा मानना है कि समुद्री तल से 5000, तो 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, करीब करीब वो 60-70 किलोमीटर हमें पहाड़ों के ऊपर नीचे, चढ़ाइयाँ नीचे उतरना, पत्थरों के ऊपर, ऐसे ही चढ़ाई होती है। तो वो कम से कम 50-60 किलोमीटर का होता है, और बड़ा ही कष्टदायक, क्योंकि वेदर से लेके क्लाइमेट, टेम्परेचर -20, -25 डिग्री जाता है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, इस दौरान आपकी उस मिशन, जब आप ठाणे रहते हैं, यात्रा पर होते हैं, तो उस दौरान कभी कोई ऐसा आपको कोई हेल्प भी देने के लिए रहता है साथ में? उस वक्त हमारी उस गवर्नमेंट से बात हुई रहती है, जिस जगह जाता हूँ मैं उनसे बात हुई रहती है, और कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड हम दे देते हैं। जैसे 4 दिन तक अगर हम वापस नहीं आते हैं तो आप 5वें-6वें दिन आप रेस्क्यू भेज दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता है उस हाइट पे। तो एक एस्टिमेट टाइम पीरियड हम लोग अपने बैकअप सपोर्ट के लिए रखते हैं, ताकि हम सेफली निकल जाएं। खाना कितना है, 4 दिन तक का खाना, तो 1 दिन एक्स्ट्रा मान लिए कि 5 दिन तक, तो 5वें दिन तक अगर हम नहीं लौटे तो 6वें दिन वो गवर्नमेंट या फिर इंडिया गवर्नमेंट या फिर हम लोग कनेक्टेड रहते हैं डीएम कमिश्नर के साथ, ताकि एक हेल्प मिल जाए, मेडिकल हेल्प मिल जाए। ठीक है, हर तरीके की बड़ी, तो यहाँ तो सांस का भी तो दिक्कत होती है वहाँ पर। सांस अराउंड 20-30% ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके चलना पड़ता है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सांस कितना कीमती है, ऑक्सीजन कितना कीमती है। अभी चूंकि हम लोगों ने दुनिया के बहुत सारे, पूरी मीडिया जगत ने कवर किया। अभी आपको पिछले महीने जो 15 अगस्त को आपने फतह हासिल किया, तिरंगा, यूरोप के किस हिल पर आपने तिरंगा फहराया, ये आप बताएंगे? ये मैं माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसे फतह किया, जिसकी हाइट 5642 मीटर है। और मैं सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैं क्लाइम किया हूँ, जितना मीटर में क्लाइम किया हूँ, उतनी गर्ल्स को हम यहाँ पे सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के द्वारा हम लोग वहाँ पे
मतलब जागरूकता फैलाएंगे, जिसके साथ मेरा पार्टनरशिपिंग है प्रोजेक्ट बाला के साथ। और मैं थैंक यू उनको भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक पर्वत तो मैं फतह किया हूँ और कहीं ना कहीं 5642 अगर सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो बहुत सी महिलाओं को जागरूकता और बहुत से आदमियों को जागरूकता पहुँचेगी। तो ये एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है इस सोसाइटी में। बहुत अच्छे ऊंचे विचार हैं आपके। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।